बड़ी खबर लखनऊ से है। लखनऊ के मलिहाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री मामले पर जानकारी मिल रही है। आरोपी सलाउद्दीन के पीओके कनेक्शन की जांच की जा रही है। कश्मीर तक फैला था आरोपी सलाउद्दीन का नेटवर्क। पीओके में सलाउद्दीन की बातचीत के डिटेल्स भी मिले हैं। आतंकी कनेक्शन के एंगल से जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। हथियारों की सप्लाई करता था सलाउद्दीन, ये जानकारी मिली है। और सलाउद्दीन के बारे में क्या कनेक्शन बताया जा रहा है, कहां तक तार फैले हुए थे, विपिन चौबे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जी विपिन। देखिए, 2 दिन पहले लखनऊ के मलिहाबाद में पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो यूपी से रिलेटेड हैं, उनको ये इनपुट मिला था कि एक व्यक्ति के घर में हथियारों की खेप है और 3 थानों की पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और लगभग 3.5 घंटे की छापेमारी की। उस छापेमारी में एक असलहा फैक्ट्री और बहुत बड़ी मात्रा में, जिसकी विजुअल्स आप इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब कुछ उसके घर से बरामद हुआ है। उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया और अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है तो उसके जो टेक्निकल सर्विलांस, उसका मोबाइल फोन, उसके व्हाट्सएप, उसके लैपटॉप्स को जब छानबीन की गई है तो ये पाया गया है कि जम्मू कश्मीर से लेकर पीओके की कुछ नंबर से बातचीत की गई है। तो ये जानने और समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इसका जम्मू कश्मीर और पीओके का कनेक्शन क्या है। क्या वहां से भी हथियारों को लाने या पहुंचाने का काम चलता था? आतंकी कनेक्शन की भी जांच की जा रही है और पीओके से जो चैट्स की गई हैं, जो टेलीफोन कॉल्स की गई हैं, उनकी वेरिफिकेशन की प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ रही है। तो मिला जुला कर कह सकते हैं कि सलाउद्दीन के मामले में आतंकी एंगल से भी अब इंटेलिजेंस एजेंसी जांच कर रही है, लगातार पूछताछ कर रही है और जो चीजें उसके घर से बरामद हुई हैं मोबाइल फोन और लैपटॉप के जरिए, उसके कनेक्शंस को वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। जी शुक्रिया आपका विपिन, नजर बना के रखिए। तो आरोपी सलाउद्दीन के पीओके कनेक्शन सामने आए हैं और उसके बाद अब जांच पड़ताल तेज हो गई है। आगे बढ़ते हैं। कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं है। 42 साल की उम्र में बीती रात उनका निधन हो गया। शुरुआती जांच में शेफाली की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है, लेकिन असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगा। फॉरेंसिक टीम यहां से तमाम जो कुछ सबूत उन्हें मिले हैं वो इकट्ठा करके यहां से रवाना हो गई है और फिलहाल अब पोस्टमार्टम का इंतजार हो रहा है कि वाकई में शेफाली जरीवाला का जो निधन है क्या वो हार्ट अटैक से हुआ है या इसके पीछे कोई और राज है। कैमरामैन सुभाषिस दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। शेफाली बीती रात मुंबई के अपने घर पर थी। रात 1 बजे पुलिस को उनकी मौत की सूचना मिली। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच के लिए घर पहुंची। पुलिस ने शेफाली के पति के अलावा परिवार के दूसरे सदस्यों से भी बयान दर्ज किए। पुलिस ने शेफाली के कुक और मेट से भी सवाल जवाब किए। पुलिस ने कुक और मेट को अंबोली पुलिस स्टेशन लेकर आई, जहां उनसे पूछताछ की गई। पुलिस ने उस गार्ड से भी जानकारी ली जिसने बीती रात 10 बजे शेफाली की कार को अपार्टमेंट में आते देखा था। कि गाड़ी गई है, मैंने गेट खोल दिया। कितने बजे? वही 10 सवा 10 बजे। अच्छा, क्या हुआ तो कुछ पता चल पाया उनको? मुझे कुछ पता नहीं, इस चीज का कंफर्म नहीं है मुझे। मुझे तो 1 बजे रात में पता चला, ये कोई आदमी बोला कि शेफाली जी डेथ कर गए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री शेफाली जरीवाला के निधन की खबर ने पूरी इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों को गहरे सदमे में डाल दिया है। साल 2000 के बाद शेफाली युवा दिलों की धड़कन बनकर उभरी। शेफाली को साल 2002 में आए कांटा लगा गाने के रिमिक्स से फेम मिला और रातों रात स्टार बन गई। हालांकि ऐसी शोहरत शेफाली को दूसरे एल्बम में नहीं मिली। शेफाली ने बिग बॉस 13 में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लिया था। बिग बॉस से भी शेफाली को खूब शोहरत मिली। आज उनके दोस्त उन्हें याद कर रहे हैं। शेफाली जरीवाला एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस है थी और खुद अपने बलबूते पे अपने टैलेंट से वो इस जगह पहुंची थी। इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक होना। 42 ईयर्स ओल्ड एक्ट्रेस कार्डियक अरेस्ट होना और गुजर जाना एक बहुत बड़ी क्षति है हमारी इंडस्ट्री के लिए। शेफाली का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। बाद में वो मॉडलिंग के लिए मुंबई आ गई। शेफाली ने कुछ फिल्मों में भी काम किया है। शेफाली के निधन की खबर से बॉलीवुड में शोक है। सोशल मीडिया पर सेलेब्स और फैंस उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शेफाली जरीवाला की मौत की वजह पर अभी भी सस्पेंस कायम है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि शेफाली की मौत की वजह क्या है। शेफाली का इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि शेफाली एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी। डॉक्टर ने यह भी जानकारी दी कि एंटी एजिंग दवा का इस्तेमाल कुछ लोग जवान दिखने के लिए करते हैं। शेफाली 2 दवाइयां ले रही थी जिसमें विटामिन सी और ग्लूटेथियन नाम की दवाइयां शामिल हैं।
डॉक्टर का दावा है कि इस दवा का हार्ट अटैक से कोई संबंध नहीं है। ये दवा स्किन फेयरनेस के लिए ली जाती है और इसका असर सिर्फ स्किन पर ही होता है। ऐसे में पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा कि शेफाली की मौत कार्डियक अरेस्ट हुई या मौत की वजह कुछ और थी। वहीं शेफाली को लेकर यह भी जानकारी सामने आई है कि शेफाली करीब 15 साल तक मिर्गी से पीड़ित थी। हालांकि डॉक्टर का यह भी कहना था कि शेफाली काफी फिट थी। अगर देखें तो शेफाली सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। एक्ट्रेस ने निधन से 3 दिन पहले ही इंस्टाग्राम पर अपने ग्लैमरस फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की थी। फोटो के साथ उन्होंने लिखा था ब्लिंक इट ऑन बेबी। वहीं अब एक्ट्रेस के जाने के बाद उनकी आखिरी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है, जो फैंस को इमोशनल कर रही है। लेकिन सिर्फ शेफाली ही नहीं, इससे पहले भी आपको याद होगा बॉलीवुड में कई ऐसी मौतें हुई हैं जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। मसलन शुरुआत अगर दिव्या भारती से करें, आपको याद होगा दिव्या भारती 19 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। बालकनी से गिरकर उनकी मौत हुई थी। श्रीदेवी 54 साल की उम्र में बाथटब में डूबकर उनकी मौत हुई। जिया खान 25 साल की उम्र में उनकी मौत हुई, फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इरफान खान 53 साल की उम्र में कैंसर की वजह से उनकी मौत हुई। सुशांत सिंह राजपूत 34 साल फांसी लगाकर अपनी जान दी। सिद्धार्थ शुक्ला मशहूर टीवी एक्टर रहे, 40 साल हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। के सिंगर रहे, 53 साल हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। मुकुल देव अब से कुछ दिन पहले 54 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। बीमारी के बाद उनका निधन हुआ। बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बाढ़ से हाहाकार मचा है। बाढ़ में एक ही परिवार के 18 लोग डूब गए। जल सैलाब की तस्वीर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात नदी की है, जहां जल तांडव देखने को मिल रहा है। एक तरफ पानी का ये विकराल रूप नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बेबसी और लाचारी की तस्वीरें। देखिए कैसे उफान के बीच कई लोग इस टीले पर फंसे हैं, मदद की उम्मीद कर रहे हैं, जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। टीले पर करीब 9 लोग नजर आ रहे हैं, संभलने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन तेज बहाव के बीच ये सभी लोग मौत को नहीं टाल पाए। पाकिस्तान के फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का कहना है कि स्वात नदी में अचानक आई बाढ़ की वजह से कई लोगों को बचाया नहीं जा सका। खबर है कि बाढ़ के पानी में डूबने से अलग अलग जगहों पर कुल 18 लोगों की जान चली गई। अभी भी कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जिन लोगों के डूबने से मौत हुई है वो यहाँ घूमने आए थे। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। यहाँ भी कई लोग पानी के बीच फंस गए। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के फिजाकत इलाके में नदी के किनारे घूमने आए 2 परिवार के सदस्य नाश्ता कर रहे थे। तभी अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें उनके परिवार के सदस्य बह गए। हादसे के बाद सिर्फ 3 लोगों को ही बचाया जा सका। घटना की पूरी जानकारी देते हुए फायर ब्रिगेड की टीम ने बताया कि 7 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। अचानक आई बाढ़ के कारण कई जगहों पर करीब 73 लोग फंसे हुए हैं। राहत और बचाव कर्मियों का कहना है कि बचाव अभियान में बड़ी मुश्किलें आ रही है। सुबह करीब 8 बजे इन लोगों को डूबने की सूचना मिली थी, जिसके बाद बचाव अभियान चलाया गया। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारियों ने समय पर मदद नहीं की। कई घंटों तक पर्यटक फंसे रहे, आखिर में वो पानी में बह गए। अगर समय रहते मदद पहुंचाई जाती तो लोगों की जान बचाई जा सकती थी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्वात नदी में पर्यटकों की मौत पर गहरा दुख जताया है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नदियों और नालों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें बाधित हो गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं सड़कें तबाह हैं, कहीं पेड़ गिरे हैं और कहीं बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। कहीं मलबा ही मलबा देखा जा सकता है। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है। जेसीबी और दूसरी मशीनों से सड़कों को साफ किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों में रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें भी हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशान केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकले श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, जिन्हें खराब मौसम के बीच जगह जगह रोका गया है। इस बीच चमोली पुलिस ने बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद करने की जानकारी दी। यात्रा मार्ग खुलने के बाद भी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे नंदप्रयाग और भनेर पानी के पास बंद है। पुलिस के अनुसार हाईवे को खोलने का काम चल रहा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में अगले 4 दिन तक लगातार बारिश की आशंका जताई है। चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में तेज बारिश का अलर्ट है। जी
इधर राजस्थान के जैसलमेर में कुछ घंटों की बारिश ने तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी। पहली बारिश से ही शहर दरिया में तब्दील हो गया। तस्वीरें जैसलमेर के अलग अलग इलाकों की है। क्या सड़कें, क्या चौराहे, क्या मंदिर, क्या घर और क्या अस्पताल, हर जगह एक ही तस्वीर देखी जा सकती है। पानी ने अपना डेरा जमा लिया है। पानी के बीच लोग मजबूर नजर आ रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। ये जैसलमेर के एक बड़े सरकारी अस्पताल की तस्वीर है। पानी के बीचों बीच मरीज नजर आ रहे हैं। मरीजों के साथ आए परिजन भी परेशान हैं। पानी के बीच इलाज करवाने के लिए मजबूर हैं। संज्ञान में है, पर उसका कोई न कोई रास्ता ढूंढना हो तो नगर पालिका है, नगर परिषद का काम है। और सबसे जो डूब का क्षेत्र ही जो हॉस्पिटल ही है जहाँ आजू बाजू में, बाकी सब जगह ऊंचाई है। तो सारा जो पानी है इधर उधर का सारा एक बार हॉस्पिटल आता है, उसके बाद जैसे जैसे आगे फ्लो होता जाता है वैसे हॉस्पिटल से पानी निकलता है। हैरत की बात यह है कि जैसलमेर में महज कुछ घंटों की बारिश हुई। सीजन की ये पहली बारिश थी, लेकिन पहली बारिश ने ही तमाम सरकारी दावों की पोल खोल दी। जगह जगह जलभराव देखा गया। जलभराव की वजह से लोगों को सड़कों पर जूझना पड़ा। सबसे अधिक परेशानी पुलिस लाइन कॉलोनी के निवासियों को हुई, जहाँ सीवेज की खराब व्यवस्था के कारण बारिश का पानी घरों में घुस गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बारिश का दौर शुरू होते ही शहर की तस्वीरें बदरंग नजर आ रही हैं। 3 दिन की बारिश से ही भोपाल में बाढ़ जैसे हालात। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीरें न अजब है और न ही गजब है, बल्कि तस्वीरें बदहाली की दास्तां बयां कर रही है, क्योंकि भोपाल जैसे शहर में कुछ दिनों की बारिश ने शहर की तस्वीर बिगाड़ कर रख दी। देखिए कैसे हर तरफ जलभराव नजर आ रहा है। पानी के बीच लोग बेबसी और परेशानी के बीच चलने को मजबूर हैं। ये किसी एक इलाके का हाल नहीं है, बल्कि भोपाल शहर के कई इलाकों में ऐसी तस्वीरें देखी जा सकती हैं। बदहाली का आलम यह है कि भोपाल रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस में करीब 2.5 फीट पानी भर गया, जिससे पार्सल बुकिंग और डिलीवरी की व्यवस्था पर असर पड़ा है। 3 मुख्य बुकिंग काउंटर पूरी तरह बंद हैं, जिसके चलते 400 से ज्यादा लोग अपनी पार्सल बुकिंग नहीं कर पाए और उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे स्टेशन के बाहर लोग पानी के बीचों बीच कुछ इस तरह से जूझते नजर आए। वहीं मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अगले 3 दिन तेज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नुकसान की भी खबरें हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में किस कदर बारिश हुई है। कई जगहों पर जलभराव नजर आ रहा है। घरों को नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में पानी घरों में भी प्रवेश कर गया है। सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं। कई जगहों पर सड़कें टूटी भी हैं। सहारनपुर जिले के बेहट तहसील में हो रही मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। शिवालय की पहाड़ियों से बहकर आने वाले बरसाती नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। वहीं स्थानीय प्रशासन की तरफ से स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि जिन गाँव का संपर्क टूट गया है उसे फिर से बहाल करने की कोशिश की जा रही है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से सहारनपुर के साथ साथ पश्चिमी यूपी के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही कई जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली कड़कने की संभावना भी जताई गई है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में रोड रेज की एक घटना में 20 साल के युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के शाहदरा के रानी गार्डन इलाके में मामूली बात को लेकर 20 साल के एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि झगड़े के दौरान लड़कों ने अचानक चाकू निकाला और यश पर पीछे से ताबड़तोड़ वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल यश को स्थानीय लोगों ने तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक आरोपी नाबालिग है। हम लोगों को पता चला है कि इसमें 3 लोग इन्वॉल्व थे इस मर्डर के अंदर, जिसमें से मेन व्यक्ति जिसने इसके ऊपर वार किया है उसका नाम अमान है, जिसकी उम्र 19 साल है। दूसरा लड़का इसमें लक्की है, उसकी भी उम्र करीबन 18 साल के आसपास है। और इसमें तीसरा लड़का जो है वो जुवेनाइल है। तो ये 3 लड़के हैं। हमने जुवेनाइल को डिटेन कर लिया है
अप्रीहेंड कर लिया और बाकी दोनों लड़कों को हमने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया। मर्डर को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन परिजनों का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते ही यश को मार डाला गया। कई पहलुओं को ध्यान में रखकर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। और बेटे की हत्या के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल है। मां ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। मेरा बच्चा तो चला गया, क्या बोलूं मैं, बस मेरे बच्चे के लिए मुझे इंसाफ चाहिए। जिन लोगों ने उसे मारा है उनको सजाएं मौत होनी चाहिए। मैं नहीं कुछ बोल सकती। मैं किसी को नहीं जानती, नहीं मैं किसी को नहीं जानती। पता नहीं क्या उन लोगों की साजिश थी, मुझे नहीं पता, पर मेरे बच्चे को मार डाला, चाकू से मार डाला। लड़की के घर थोड़ी सी दूरी पे था जहाँ मेरे बच्चे को मारा है। हाँ, लड़की के चक्कर में ही मारा है, क्योंकि मेरा यश किसी से बात नहीं करता था, किसी से फालतू बात नहीं करता था, बड़ा भोला बच्चा था मेरा। अरे मेरा किसी से कुछ नहीं कहता था। जिस समय ये घटना हुई उस समय यश के साथ स्कूटी पर उसका चचेरा भाई अमन भी था। अमन का आरोप है कि हत्या का प्लान पहले से बनाया गया था। यश के साथ स्कूटी पे सवार अमन हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सीधे बातचीत करते हैं। अमन, कितने बजे की बात है ये, और यश के साथ आप कहाँ जा रहे थे और क्या हुआ था? मैं पुश्ते पे था, मैंने अपना गैराज बंद करा था, यश मेरे को लेने आया था, हम घर जा रहे थे। ये 8 बजे की बात है। हमने अम्बेडकर पार्क शिव मंदिर से लेफ़्ट लिया घर के लिए, तो स्कूटी का साइड मिरर 2 लड़के सामने से आ रहे थे, उनको एक को साइड मिरर लगा तो उसने गाली दी। हमने रोका, हमने गाली क्यों दी, तो उसने सीधा गन निकाल के यश के सर पे रख दी। तो इसने गन छीनने की कोशिश की, मैंने उस लड़के को पकड़ा, दूसरा लड़का भागा। दूसरा लड़का 1 से 2 मिनट में 3 लड़के लेके आया जिनके हाथ में बहुत बड़े चाकू थे। हम उन दोनों को छोड़ के भागे सबको। भागते भागते यश गिरा, उसके उन्होंने चाकू मारा, यश उठ के फिर भागा। 50 मीटर बाद यश गिर गया। मैंने उसे उठाया पब्लिक की मदद से, ऑटो में बिठाया, फिर मैं ग्रोवर हॉस्पिटल लेके गया, कुंदन नगर रेड लाइट। जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया वो कौन लोग हैं, क्या आप लोग उन्हें जानते हैं? मैं नहीं जानता, बट वो यश को जानते हैं। यश को जानते हैं? क्या पहले भी कोई रंजिश रही है इनके बीच में? सर पहले का पता नहीं, बट ये सोच सब जब प्लान था पूरा। 1 मिनट में कोई नहीं आता किसी को लेके, 3-4 लड़के लेके बीच रास्ते में। और TV9 संवाददाता विवेक शर्मा नाबालिग आरोपी के घर पहुंचे। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में हुई यश शर्मा नाम के शख्स की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक शख्स को पकड़ा है जो कि नाबालिग है। पुलिस के मुताबिक पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। शुरुआती जांच में ये मामला रोड रेज का निकल के सामने आया है। इस वक्त हम एक आरोपी के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये नाबालिग का घर है, जिसके घर के बाहर जो लोग थे गुस्साए, उन्होंने तोड़फोड़ की है। बताया जा रहा है कि जब ये वारदात हुई थी तो बीती रात काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने इस नाबालिग घर के बाहर जमकर तोड़फोड़ की। आप देख सकते हैं कि जो मीटर है वो टूटा हुआ आपको नजर आएगा। घर के ठीक बाहर आपको बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो पड़े हुए नजर आएंगे। घर के ऊपर ताला लगा हुआ है। जो यहाँ पे परिवार वाले थे वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो यहाँ से जा चुके हैं। आप देख सकते हैं ईंटें पड़ी हुई आपको तस्वीरों में नजर आएगी। और मेरे ठीक सामने आपको एक और जो घर नजर आ रहा है, ये भी इसी नाबालिग आरोपी का बताया जा रहा है और इसके बाहर भी आपको ताला लगा हुआ नजर आएगा। पूछताछ की गई है। शुरुआती जाँच में पुलिस जब तफ्तीश कर रही थी तो ये निकल के सामने आया था कि नाबालिग आरोपी से यश की स्कूटी जो है वो टच हो गई थी, जिसके चलते अमान, लकी और नाबालिग ने मिलकर पहले तो हाथापाई की और उसके बाद अमान ने यश को चाकू मार दिया। लखनऊ में एक इंस्पेक्टर की ओर से सेना के अधिकारी को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। इस मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल ने पुलिस में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। ये वीडियो लखनऊ के तेलीबाग चौराहे का है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि गलत दिशा से एक कार आ रही है जिसे एक इंस्पेक्टर चला रहा है। तभी दूसरी कार में सवार लेफ्टिनेंट कर्नल उल्टी दिशा से आ रही कार को देखकर ब्रेक लगा देते हैं। जब सेना के अधिकारी ने इंस्पेक्टर को गलत दिशा में चलने के लिए टोका तो उसने गाली गलौज शुरू कर दी और फिर थप्पड़ मार दिया। इतना ही नहीं, जब लेफ्टिनेंट कर्नल ने उसे रोकने की कोशिश की तो इंस्पेक्टर उसके पैर पर गाड़ी चढ़ाता हुआ मौके से फरार हो गया।
पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। दरअसल ये घटना 21 जून की है। मामले को लेकर सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल आनंद प्रकाश सुमन ने पीजीआई कोतवाली में तहरीर देकर एक इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारने और जानबूझकर पैर पर गाड़ी चढ़ाने का गंभीर आरोप लगाया था। पीजीआई कोतवाली में इस मामले में रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है। हालांकि पारा थाने में तैनात आरोपी सब इंस्पेक्टर विनय कुमार सरोज घटना के बाद से ही फरार हैं और उनका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। वही वीडियो सामने आने के बाद आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई। यूपी की राजधानी लखनऊ में नर्सिंग छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये घटना 23 जून की अपने भाई के साथ बाइक से पीड़ित लड़की अपने घर जा रही है। बाइक के ठीक बगल में सफेद रंग की एक कार भी दिख रही है। आरोपी की कार सवार ने लड़की का काफी दूर तक पीछा किया, कई बार गंदे इशारे किए और गालियां दी। आरोप है कि लड़की और उसके भाई को रोकने की कोशिश भी की। कार सवार मनचले इतने बेखौफ थे कि कई किलोमीटर तक पीड़ित लड़की और उसके भाई का पीछा किया। इस घटना के बाद छात्रा के भाई ने एक्स पर लिखा कि सड़कों पर हमारी बहनें कब सुरक्षित होंगी। पीड़ित लड़की ने पुलिस से मामले को लेकर शिकायत की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जहाँ पे रात के 2 बजे महिला अपने बहन, भाई और कुछ साथियों के साथ 3 दोपहिया गाड़ियों में जा रही थी और जो ओवरब्रिज उतरता है पॉलिटेक्निक पे, वहीं के पास एक पीछे से आ रही कार जो कि साइड मांग रही थी और उसी के बीच में इनके विवाद हुआ है, गाली गलौज हुई है और हमें शिकायत प्राप्त हुई। महिला ने तत्काल पॉलिटेक्निक थाना चौकी पे आकर शिकायत करी, जिस पर शिकायत का संज्ञान लेते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। और नरसिंहपुर जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात नर्स की दिन दहाड़े गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी फरार है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक स्टाफ नर्स की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। आरोपी ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब नर्स अपने काम में व्यस्त थे। इस दौरान एक युवक अचानक अस्पताल में घुसा और सीधा नर्स पर हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वारदात जिला मुख्यालय और पुलिस कंट्रोल रूम से महज कुछ ही दूर पर हुई है। घटना की वजह से पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इस घटना पर वहां मौजूद लोगों का क्या कहना है, सुनिए। यहाँ पर ड्यूटी रूम के सामने, चिकित्सक ड्यूटी रूम के सामने, कैजुअलिटी के सामने एक लड़के ने उसको चाकू से घूंटकर उसकी हत्या कर दी। मुझे जब जानकारी मिली तो तुरंत मैंने डीएसपी साहब को खबर दी और उसके बाद फिर पुलिस के लोग यहाँ पर आए। अब जांच चल रही है। जो अभी तक प्राप्त हुआ है, लड़की का नाम संध्या चौधरी बता रहे हैं। एमएलबी स्कूल से कोई वोकेशनल कोर्स या ट्रेनिंग के लिए यहाँ आती थी। और पीएफआई की साजिश पर एनआईए का बड़ा दावा सामने आया है। आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या की जांच के दौरान यह दावा सामने आया है। 2047 तक इस्लामिक हुकूमत लाने की साजिश, 4 फेज में इस्लामिक शासन की प्लानिंग का दावा। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करना भी मकसद। केरल में हुई थी आरएसएस कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हत्या। तो पीएफआई के 5 मकसद क्या है, एक नजर इस पर। देश में दहशत फैलाना, सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाना दूसरा मकसद था। 2047 तक इस्लामिक शासन, देश में शरिया लॉ लागू करना, संविधान लोकतंत्र को खत्म करना, ये प्लानिंग का हिस्सा था। और पीएफआई के जो प्लान है उसके 4 फेजेस है। पहला फेज मुस्लिम समुदाय को एक झंडे के नीचे लाना। दूसरा फेज एसडीपीआई के जरिए दलितों, अल्पसंख्यकों को जोड़कर चुनाव जीतना। तीसरा फेज समाज में फूट डालकर धीरे धीरे सत्ता में घुसपैठ करना। चौथा फेज एसडीपीआई को पूरे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि बनाना। और इसमें पीएफआई की जो मोडस ऑपरेंडी है उसे भी समझिए। सेना पुलिस में अपने लोगों की भर्ती, न्यायपालिका में अपने लोगों को बिठाना, विरोधियों को अपने रास्ते से हटाना, हथियारों का जखीरा तैयार करना। पीएफआई के पास रिपोर्टर और सर्विस विंग, रिपोर्टर विंग हिंदू नेताओं की रेकी करता था और रेकी के बाद टारगेट चुना जाता था। सर्विस विंग के जरिए हत्या कराई जाती थी। तो इस तरीके से पूरी योजना सामने आई है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, पूरी योजना नजर आ रही है कैसे स्टेप बाय स्टेप न सिर्फ आरएसएस नेताओं को टारगेट करना बल्कि पूरे इंडिया के स्ट्रक्चर को प्रभावित करने की योजना थी।
क्या इस जांच में अभी तक सामने आया? ये तो मोडस ऑपरेंडी है, कौन लोग पीछे हैं, इसमें आगे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, जांच एजेंसियां क्या एक्शन ले रही है? जी बिल्कुल, देखिए 11 तारीख को चार्जशीट दायर की गई थी केरल की एक कोर्ट में और उसमें साफ तौर पर पीएफआई पर तमाम आरोप लगाए गए और साथ ही ये भी बताया गया कि ये दरअसल एक प्रतिबंधित संगठन है और उसके बावजूद एसडीपीआई जो कि इसका पॉलिटिकल विंग है उसके जरिए फिर से देश के तमाम हिस्सों में, ना सिर्फ केरल में बल्कि देश के अलग अलग शहरों में फिर से पीएफआई के मॉड्यूल को खड़ा करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ये जो चार्जशीट थी ये तकरीबन 4 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई जो कि श्रीनिवासन जो कि आरएसएस के कार्यकर्ता थे केरल में, उनकी हत्या से जुड़े हुए थे, उनके उस केस में आरोपी थे, उनके खिलाफ ये चार्जशीट दायर की। उस चार्जशीट के अंदर साफ तौर पर कहा गया कि पीएफआई जो संगठन है वो दरअसल लश्कर तैयबा, अलकायदा, आईएसआईएस, इसके अलावा सिमी, इन सभी से प्रभावित है और उनके कई ऐसे आतंकी थे जो इस संगठन से जुड़े रहे, इसमें बाकायदा कई ओहदों पर भी तैनात रहे। तो फिलहाल पीएफआई के जो तमाम लीडर्स थे उनकी गिरफ्तारी जांच एजेंसियों के द्वारा समय समय पर की गई है, लेकिन एक बार फिर इस चार्जशीट से साफ हो चुका है कि किस तरीके से इस्लामिक स्टेट बनाने की 2047 तक कोशिश पीएफआई की तरफ से है और इसके अलावा जो उनका एक पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, उसके जरिए अपने तमाम जो नापाक उनकी साजिशें हैं उनको अंजाम देने की कोशिश फिलहाल यहाँ पर की जा रही है। बाकायदा हिंदू नेताओं की लिस्ट तैयार की गई जो कि जो रिपोर्टर विंग है एसडीपीआई की उसकी तरफ से की गई और उसके अलावा जो सर्विस विंग है जिसका काम था हत्या को अंजाम देना, उसके जरिए अंजाम भी दिलवाया गया, जैसे कि श्रीनिवासन की हत्या की गई सर्विस विंग के द्वारा। तो तमाम बातें इस चार्जशीट के अंदर कही गई हैं और फिलहाल इस चार्जशीट के आधार पर अब जांच एजेंसी अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और अब बात मॉनसून की कर लेते हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ में मॉनसून ने जोरदार दस्तक दी है। वाशिम और बुल्ढाना जिलों में हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। जलमग्न की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के वाशिम की हैं। देखिए पानी के बीच कैसे ये दो किसान फंस गए हैं। घंटों तक दोनों पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना प्रशासन को दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया, जिसके बाद कड़ी मेहनत के बाद दोनों किसानों को पानी से बाहर निकाला गया। अगर देखें तो नदी नालों में तेज उफान आने से वाशिम और बुल्ढाना जिले के बीच का सड़क संपर्क पूरी तरह से बाधित हो गया है। कई गाँव का जिला मुख्यालयों से संपर्क टूट गया है और लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मानसून के विदर्भ में दाखिल होने के 10 दिन बाद पश्चिम विदर्भ में जोरदार बारिश हो रही है। बुधवार को लगातार इन इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह 8 बजे तक जिले में 122.4 मीटर बारिश हुई है। वहीं बुल्ढाना जिले में 47 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। एक दिन में हुई इस मूसलाधार बारिश से जिले के सभी नली नाले उफान पर हैं। खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के बीड में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। 2 प्रोफेसर्स पर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। महाराष्ट्र के बीड में शिक्षकों पर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। निजी क्लासेस के दोनों शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों के नाम विजय पवार और प्रशांत खटावकर है। दोनों प्रोफेसर फिलहाल फरार हैं। पीड़ित ने दोनों के खिलाफ शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। केस दर्ज होने के बाद इनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। महिला संगठन ने भी मामले को लेकर विरोध जताया। छात्रा का कहना है कि पहले प्रशांत खटावकर ने उसके साथ छेड़छाड़ की। इसकी शिकायत लेकर जब वो क्लास डायरेक्टर विजय पवार के पास गई तो उसने कोई एक्शन लेने के बजाय अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ अश्लील हरकतें की। ये सिलसिला मई 2025 तक चलता रहा। इसके बाद पीड़िता ने दोनों के खिलाफ शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि पीड़िता 12वीं की छात्र है और वो बीड के एक नामी निजी क्लास में पढ़ने आती थी। आरोप है कि जुलाई 2024 में क्लास टीचर प्रशांत खटावकर ने क्लास खत्म होने के बाद उसे अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकतें की। खबर एमपी से है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक बेकरी शॉप मालिक की पिटाई का मामला सामने आया है। केक नहीं देने पर कुछ लोगों ने दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। मामला क्या है, आइए रिपोर्ट में देखते हैं। ये वीडियो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर का है, जहां मामूली कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। बेकरी की दुकान पर केक खरीदने आए इन हमलावरों ने जमकर गुंडागर्दी की।
इन लोगों ने पहले केक खरीदा और फिर पैसे देने से इनकार कर दिया। दुकानदार ने पैसे मांगे तो उसके साथ मारपीट करने लगे। 6 हमलावरों ने दुकान में घुसकर दुकानदार को बेरहमी से पीटा। ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। घटना के बाद स्थानीय कारोबारियों में आक्रोश है। कारोबारी संघ इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। चेतन राय, देवांश मेहरा और अनिल लोधी, ये 3 लड़कों ने हरिओम की दुकान पे निखिल के साथ गाली गलौज की, उसके साथ मारपीट की, उसको जान से मारने की 333 3-5 BNS के तहत अपराध दर्ज किया गया है और तीनों लड़कों को रात में उठाकर उनके खिलाफ 170 BNSS की अलग से कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र के नासिक में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। सड़क पार कर रही 3 महिलाओं को ट्रक ने कुचल दिया। इसमें एक महिला की मौत हो गई। ये दिल दहला देने वाली तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक की है, जहां चांदवाड़ में पेट्रोल पंप चौराहे पर सड़क पार कर रही 3 महिलाओं को पीछे से आ रही ट्रक ने कुचल दिया। 20 सेकंड का ये वीडियो सबको सावधान करता है। अब आप तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। ट्रैफिक की आवाजाही जारी है, कई गाड़ियां गुजर रही हैं। वीडियो में 3 महिलाएं सड़क पार करने की कोशिश करती दिख रही हैं। तभी पीछे से एक ट्रक आता है और देखते ही देखते तीनों महिलाएं ट्रक के नीचे आ जाती हैं। घटना के तुरंत बाद आसपास के लोग महिलाओं को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन देर हो चुकी थी। तुरंत तीनों महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाओं की हालत गंभीर है और इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ट्रक की रफ्तार भी ज्यादा नहीं थी। यह हादसा एक दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। और कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप केस में एक्शन जारी है। लॉ कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर है, अब तक 4 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो लॉ कॉलेज का ये मामला, ये घटना चौंका देने वाली है। सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक 4 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। दत्तात्रेय होसबोले के बाद अब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आपातकाल में संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों पर सवाल उठाए हैं। सुनाते हैं आपको। पहला तो मैं कहना चाहता हूं, बाबा विश्वनाथ की नगरी में बैठा हूं। भारत अत्यंत और प्राचीन और महान राष्ट्र है और भारत का जो मूल भाव है वो सर्वधर्म समभाव है। ये भारत है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये भारत है जो कहता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग भाव का भी आदर करने वाला। उपासना पद्धति कोई हो, स्वामी विवेकानंद ने भी शिकागो जाके ये कहा था कि किसी रास्ते चलो अंततः पहुंचोगे परमपिता परमात्मा के पास। सर्वधर्म संभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। और गोरखपुर में विरासत गलियारा जमीन मुआवजा को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि मुआवजा बाजार की कीमत के आधार पर मिलना चाहिए, नहीं तो विरासत गलियारा हिरासत गलियारा में तब्दील हो जाएगा। गोरखपुर में विरासत गलियारे में जमीन मकान का मुआवजा सहमति से नहीं बल्कि बाजार की कीमत के हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन सरकार दबाव बना करके शासन प्रशासन का, पुलिस को आगे कर करके व्यापारियों से और जो लोग वहां रह रहे हैं उनसे जबरदस्ती सहमति पर साइन करवा रहे हैं, जबरदस्ती सहमति दिलवा रहे हैं। सरकार अपना डर दिखा करके कि उन्हें मुआवजा न ज्यादा देना पड़ जाए तो सहमति के पत्र जारी करवा रहे हैं, सहमति करवा रहे हैं उनसे। हमारी मांग है कि उन्हें सहमति से नहीं, दबाव बना करके नहीं, डरा करके नहीं, धमका करके नहीं, बल्कि बाजार की कीमत के हिसाब से उन्हें मुआवजा देना चाहिए।
पंजाब के लुधियाना में बीच सड़क पर मर्डर, कार सवार बुजुर्ग को गाड़ी से निकालकर मारा। धांधरा इलाके में कार सवार बदमाशों ने किया हमला। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। पूर्व सांसद जगदेव सिंह तलवंडी के पीए थे मृतक कुलदीप सिंह। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़े। हमारे संवाददाता मोहित, जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं और साफ नजर आ रहा है बीच सड़क पर बर्बरता पूर्वक ये हत्या की गई, ये कार्रवाई की गई। अभी तक पुलिस ने छानबीन में क्या पाया है, क्या कार्रवाई की गई? देखिए, अभी तक की पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि ये मामला जमीन विवाद से जुड़ा हो सकता है और इसी एंगल पर तफ्तीश की जा रही है। और कुलदीप सिंह जिनकी हत्या की गई है वो प्रॉपर्टी का कारोबार करते थे और कुछ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज को लेकर उनकी कुछ लोगों से रंजिश भी चल रही थी। तो इन तमाम एंगल पर पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के अलावा एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ इस घटना का, जो कि एक राहगीर ने बनाया था। उसके आधार पर इन लोगों की और जिस गाड़ी में बैठकर आए थे उसकी तलाश भी लगातार की जा रही है। नजर आप बना रखे, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या के बाद सुसाइड कर लिया। प्रेमिका की शादी तय होने से प्रेमी नाराज था। विक्रम ने घर में घुसकर धारदार हथियार से अटैक किया। विक्रम ने फांसी लगाकर जान दे दी। इस सनसनीखेज मामला सामने आया है पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से। वेस्ट मिदनापुर से हैरान करने वाली वारदात है। प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या के बाद खुद सुसाइड कर लिया। खबर ओडिशा से। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा के दौरान हादसा हो गया। भीड़ में फंसने से कई श्रद्धालुओं का दम घुट गया। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मचने से 40 से ज्यादा श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि भगदड़ पुरी में श्री नहर यानी राजा के महल के पास हुई। भगदड़ के दौरान वहां मौजूद कई श्रद्धालु बेहोश होकर गिर गए। सभी को पुरी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हमारे फिर हेल्थ डिपार्टमेंट का वॉलंटियर लगेगा और इतना ज़्यादा भीड़ है, आप तो देख रहे हैं, ये लाखों के संख्या में भक्त हैं। तो ह्यूमिडिटी की वजह से कोई इफेक्ट हो जा रहा है, तो इसको हम लोग जो बंदोबस्त है उसको तो पुख्ता कर रहे हैं और जो डिस्चार्ज प्राइमरी ट्रीटमेंट करके छोड़े हैं। और मैं भी थोड़ा हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अगर ऐसा कोई सीरियस इशू होगा तो सरकार पूरे तरफ तैयार है उनको अच्छे ट्रीटमेंट देने के। घटना के बाद प्रशासन ने हालात पर नजर बनाए रखी है। ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। यही वजह है कि रथ यात्रा की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। और शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात ने मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के नाम से शानदार पहल की है। ये स्कूल शिक्षा में देश की सबसे बड़ी पहल है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने शिक्षा के प्रसार के लिए कई कदम उठाए हैं। 2022 में पीएम मोदी के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम लॉन्च किया। गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य में 13,353 क्लासरूम का निर्माण किया गया, जबकि 31,469 का निर्माण चल रहा है। 21,000 कंप्यूटर लैब स्थापित की गई। 1.09 लाख स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं, जबकि विज्ञान और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए 5,000 स्टेम लैब बनाई गई हैं। इस कार्यक्रम के तहत 40,000 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने का लक्ष्य है। गुजरात सरकार ने मिशन के लिए 12,000 करोड़ आवंटित किए हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक ने $750 मिलियन की मदद दी है। सरकार ने 50,000 नए क्लासरूम बनाने और 1.5 लाख स्मार्ट क्लासरूम बनाने का भी लक्ष्य तय किया है। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के तहत गुजरात ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की शुरुआत की है। मिशन के तहत प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों के संपूर्ण विकास के लिए काम किया जा रहा है। और शेफाली जरीवाला से जुड़ी एक अहम खबर। थोड़ी देर में शेफाली का पोस्टमार्टम होना है। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हो रहा है और पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे शेफाली के परिजन। तो पोस्टमार्टम
का इंतजार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार, क्योंकि अभी भी पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। फॉरेंसिक की टीम भी शेफाली के घर पहुंची थी। जो जानकारी मिल रही है थोड़ी देर के बाद पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा और शेफाली के परिजन इस वक्त कूपर हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, जहां शेफाली के शव का पोस्टमार्टम होना है। तो इस पूरे मामले को लेकर सवाल तब उठने लगे जब शेफाली के घर पुलिस पहुंची और फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची और उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की है। लेकिन सभी को इंतजार उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है। थोड़ी देर में पोस्टमार्टम शुरू होगा और उसके रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी मौत के कारणों को लेकर। और अभिनेत्री और मॉडल शेफाली जरीवाला के 42 साल की उम्र में अचानक से निधन ने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया है। शुरुआती जांच में शेफाली की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है, लेकिन असली वजह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता लग पाएगी कि मौत किन कारणों से हुई। पुलिस ने शेफाली के पति के अलावा परिवार के दूसरे सदस्यों के बयान भी दर्ज किए हैं। पुलिस ने शेफाली के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो कुक है, मेड है, उनसे भी सवाल जवाब किए हैं। पुलिस कुक और मेड को अंबोली पुलिस स्टेशन लेकर गई आज, जहां उनसे पूछताछ की गई है। अब शेफाली की मौत की सच्चाई क्या है, इसका पुलिस ही जांच के बाद पता लगा पाएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही दरअसल असल खुलासा होगा। ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि शेफाली एंटी एजिंग दवाएं भी लेती थी, लेकिन इससे कोई ताल्लुक नहीं है हार्ट अटैक का। बहरहाल असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगी। और सिर्फ शेफाली ही नहीं, इससे पहले भी बॉलीवुड में कई ऐसी मौतें हुई जिसने पूरे देश को चौंका दिया। उसमें देखिए एक अहम नाम दिव्या भारती का 19 साल की उम्र में उनकी मौत हुई, बालकनी से गिरने की वजह से उनकी मौत हुई। श्रीदेवी सुपरस्टार 54 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, बाथ टब में डूबने से मौत हो गई। जिया खान 25 साल जिनकी उम्र थी, फांसी लगाकर उन्होंने जान दे दी। इरफान खान 53 साल में ही दुनिया को अलविदा कह गए और कैंसर की वजह से उनकी मौत हुई। सुशांत सिंह राजपूत, जो मामला पूरे भारत में छाया रहा, 34 साल की उम्र में फांसी लगाकर उन्होंने जान दे दी। सिद्धार्थ शुक्ला 40 साल की उम्र में उन्हें हार्ट अटैक आया, उनकी मौत हो गई। के मशहूर गायक 53 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। मुकुल देव हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है, 54 साल उनकी उम्र थी, बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया। और शेफाली जरीवाला की मौत पर फिल्मकार अशोक पंडित ने क्या कुछ कहा है, अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए फिल्म निर्माता अशोक पंडित जी इस वक्त मौजूद हैं। अशोक सर, जिस तरह से ये जो हार्ट अटैक से मौत हुई है, कितना बड़ा गम है और लगातार जिस तरह से जो खबरें सामने आ रही हैं, कितनी बड़ी क्षति है फिल्म इंडस्ट्री के लिए? शेफाली जरीवाला एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस है थी और खुद अपने बलबूते पे अपने टैलेंट से वो इस जगह पहुंची थी। इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक होना। 42 इयर्स ओल्ड एक्ट्रेस कार्डियक अरेस्ट होना और गुजर जाना एक बहुत बड़ी क्षति है हमारी इंडस्ट्री के लिए। एंड मुझे लगता है कि इतनी यंग एज में हार्ट अटैक होना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है हमारी इंडस्ट्री को सोचने के लिए, हम लोगों को सोचने के लिए। बिकॉज जो प्रेशर्स में हम काम करते हैं हमारी इंडस्ट्री में, जिस तरीके से हम काम करते हैं, दिन रात हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, खाली हमारी इंडस्ट्री में नहीं, सारे प्रोफेशंस में हार्ट अटैक का होना ये मजबूर कर रहा है हमें सोचने के लिए। और इतना बड़ा लॉस एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस के लिए जो एक मुकाम पे पहुंच चुकी है, उसका इतना यंग एज में जाना जो है ये हमारे लिए बहुत भारी नुकसान है और सोचने में हमें मजबूर करता है। मैं इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न डायरेक्टर एसोसिएशन की तरफ से, इम्पा की तरफ से और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ की तरफ से मैं कंडोलेंस पे करना चाहता हूँ जरीवाला को, शेफाली की पूरी फैमिली को और उनके सारे नज़दीक के दोस्तों को और परिवार के नज़दीक रिश्तेदारों को, क्योंकि ये लॉस जो है, ये लॉस सिर्फ उनके परिवार का ही नहीं है, ये हमारी पूरी इंडस्ट्री का लॉस है।
और एक अपडेट मिल रहा है, शेफाली जरीवाला का पोस्टमार्टम अभी भी जारी है। मुंबई के कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कूपर अस्पताल में शेफाली के पति भी मौजूद हैं और जैसा कि कुछ देर पहले हमारे सहयोगी ने बताया, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है इस पोस्टमार्टम की। और शुभम और ज्यादा जानकारी के साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीधे मुंबई चलते हैं। शुभम, पोस्टमार्टम जारी है, कितनी देर में करा लिया जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही दरअसल असली वजह शेफाली की मौत की पता लग पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए शेफाली का जो पोस्टमार्टम है वो शुरू हो चुका है और मिनिमम पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है उसमें इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए 45 मिनट का वक्त लगता है। देखिए उनके परिवार वाले मौजूद हैं, उनके पति इस वक्त मौजूद है, शेफाली के पिता, उनकी बहन वो भी मौजूद है, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा जो अम्बोली पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी जो पूछताछ के वो भी, और इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है रिकॉर्डिंग की जाती है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के बाद से ये ऐसे ही जो है ये फैसला लिया गया था कि जब भी ऐसे कोई मामले होंगे जो हाई प्रोफाइल होगा उसमें जब पोस्टमार्टम होगा तो उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। मुंबई के इसी देखिए कूपर अस्पताल में तमाम जो लोग हैं इस वक्त अंदर मौजूद है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो उनका पोस्टमार्टम है वो शुरू हो चुका है और तकरीबन अब से कुछ ही समय बाद वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जाएगा, जिसके बाद पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर शेफाली की जो मौत हुई है वो कैसे हुई है, क्या वाकई में उन्हें जो है हार्ट अटैक है या कोई और वजह है। देखिए शेफाली जरीवाला, उनके जो जानकारी हमें एक और सूत्रों से मिल रही है कि शेफाली और उनके पति के बीच रात में कुछ अनबन भी हुई थी, कुछ झगड़ा हुई थी, बातचीत भी हुई थी, ऐसी भी जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है। लेकिन क्या सच है ये परिवार वाले ही बता पाएंगे, क्योंकि इस वक्त वो मौजूद है, गम की इस वक्त वो साये में है, तो इसी वजह से ज़्यादा खुलकर कोई बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस वक्त वो पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या जो मेडिसिन खाते थे कोई इसका साइड इफेक्ट है, क्या वो जो खुद के ऊपर जो खर्चे करती थी या जो अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए जो दवाइयाँ खाती थी, जो कैप्सूल्स खाती थी उसकी कोई इफेक्ट है, या फिर हार्ट अटैक जो मिर्की उन्हें 15 साल पहले से वो जूझ रही थी उसका ही असर है कि शेफाली जरीवाला की जो है वो मौत हुई है। ये तमाम विषय हैं जो जांच के इस वक्त पता लगाने के लिए ही हम और आपको पोस्टमार्टम का इंतजार करना होगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब से कुछ ही समय बाद जो है वो आ जाएगी। जी